नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। केरल के कोल्लम में मंदिर में लगी आग, 80 की मौत, 200 से ज्यादा झुलसे। घटनास्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री ने हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। राष्ट्रपति ने विविधता और सहिष्णुता को बताया भारतीय समाज की विशेषता। कहा, लोकतंत्र सिर्फ संख्या बल नहीं, सहमति बनाने से भी जुड़ा है। सोनिया गांधी ने लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर बढ़ते खतरे पर जताई चिंता। असम की 61, पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर मतदान कल। चुनाव आयोग ने मतदान तक समाचार पत्रों में राजनीतिक विज्ञापन पर लगाई रोक। आज जारी होगा डीएमके का घोषणा पत्र। जम्मू कश्मीर सीमा पर रोका गया तिरंगा ले जा रही युवाओं का काफिला। उप मुख्यमंत्री ने सोमवार तक हालात सामान्य होने की जताई उम्मीद। एनआईटी को श्रीनगर से शिफ्ट करने की मांग खारिज। छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित सुकमा में 122 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। हथियार डालने वालों में 11 महिलाएं, 9 पर था 1-1 लाख का इनाम। और बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। केरल के कोल्लम में मंदिर में लगी आग में एक पुलिसकर्मी समेत 80 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हादसा कोल्लम के पाराबुर में स्थित पोतिंगल मंदिर में आज तड़के 3:30 बजे हुआ, जब बड़ी तादाद में यहां लोग नवरात्र मनाने के लिए जुटे थे। बताया जा रहा है कि मंदिर में उत्सव के दौरान आतिशबाजी की वजह से यह हादसा हुआ। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। उन्होंने इस हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीएस शिवकुमार ने भी त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज और कोल्लम जनरल अस्पताल में सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने ओमान चांडी से बात कर हालात की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने हालात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश जारी किया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुख्यमंत्री ओमान चांडी से बात कर हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। और इसी बीच मुख्यमंत्री ओमान चांडी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज सभी चुनावी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। और इसी बीच खबर आ रही है कि घटनास्थल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दौरा कर सकते हैं। फिलहाल वहां पर राहत और बचाव का काम जो है वो तेजी से जारी है। That time we have already given all directions to the director and DMO Kollam and all the superintendents of the concerned hospitals. And so many people are coming to this medical college. I am here in Trivandrum Medical College. We are giving all support to the injured people. रविंद्र सिंह श्योराण हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ेंगे ताजा अपडेट के साथ। रविंद्र, ताजा स्थिति क्या है और क्या मंदिर परिसर में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है? जी देखिए, स्थिति जो है वो बहुत ख़राब है। हालांकि लगातार बचाव का कार्य अभी भी चल रहा है और मरने वालों की संख्या जो है वो 85 से ऊपर पहुंचने की आशंका भी जताई जा रही है और जिसके बढ़ने की भी काफ़ी आशंका है। ये जो मंदिर है, ये जिस तरीके की इसकी बनावट है, भीड़ भाड़ का इलाके में ये मूल रूप से बना हुआ है और आतिशबाजी की जो प्रतियोगिता है वो लंबे समय से यहाँ पर खेली जा रही है। उसी के चलते रात को 3:30 बजे के आसपास यहाँ पर ये हादसा हुआ है। नवरात्र के वक्त होने की वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा थी और उसके बाद प्रशासन ने जो है अपनी कार्रवाई की है। जब हादसा बहुत बड़ा हो गया तो उस तरीके से बड़े हादसे से निपटने के लिए कोई खास प्रबंध यहाँ पर नहीं थे, न फायर टेंडर्स यहाँ पे नहीं लगाए गए थे, पुलिस व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं थी, जिसकी वजह से ये हादसा जो है पेश आया। सुरक्षा की भी कमी यहाँ पर काफ़ी महसूस की जा रही थी, जिसके बाद ये हादसा जब पेश आया है उसके बाद हालांकि प्रशासन सख्ते में आ गया और स्थानीय लोगों की मदद से लगातार राहत सामग्री और राहत जो है पहुँचाने की कोशिश की जा रही पीड़ितों को।
जो आंशिक रूप से घायल हैं उनको यहीं कोल्लम अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उनको त्रिवेंद्रम के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ओमान चांडी लगातार नजर रख रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम पे प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी बात हुई है, जिसके बाद हर तरह से हर संभव मदद का आश्वासन केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा क्योंकि अभी तक कोई घोषणा वित्तीय तौर पर सरकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है फिलहाल चुनाव के चलते लागू हो गया यहाँ पर, इस वजह से अभी जो विक्टिम है उनको किस तरीके की आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी उसकी कोई घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन उसके लिए बातचीत चल रही है इलेक्शन कमीशन से। इजाज़त मिलते ही उसकी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो है दोनों घटनास्थल का लगातार जायजा कर रहे हैं और जो है हमारी बात हुई है डीजीपी साहब से भी जो पुलिस के हैं यहाँ पे, उन्होंने भी यही बताया है कि किसी तरीके की अब जो घटना हो गई है उसके बाद राहत का कार्य, बचाव कार्य जो है उसमें कोई अभी कमी नहीं है, लगातार जारी है हर तरीके से। किसी भी जो वहाँ पे अगर कोई घायल है तो घायल को तुरंत उपचार की सुविधा वहाँ पर दी जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जो है वो भी आज पहुँच जाएंगे वहाँ पर। जी रविंद्र, चूंकि अप्रैल के महीने में इस मंदिर में हर साल ये उत्सव होता है, हर साल आतिशबाजी होती है और बताया जा रहा है कि 10,000 से 15,000 के बीच लोग वहां उस वक्त मौजूद थे। ऐसे में लापरवाही जो है वो साफ तौर पर नजर आती है। प्रशासन क्या इस पर कुछ सफाई दे पा रहा है? देखिए, ये एक जांच का विषय है, क्योंकि अभी तक जो है इस तरह की घटनाएं यहाँ पहले भी देखने में आई है। हालांकि इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ था, लेकिन छुटपुट घटनाएं पहले भी देखने में आई हैं। बावजूद उसके इस तरह की लापरवाही जाहिर तौर पर किसी न किसी लापरवाही की तरफ इशारा करती है, प्रशासनिक लापरवाही की तरफ। लेकिन अभी इस बात के बारे में जांच होगी। जांच के बाद जो तथ्य हैं वो सामने निकल करके आएंगे कि किस वजह से ये गड़बड़ी हुई है। इसके लिए जाँच आयोग जो है, न्यायिक जाँच आयोग की बात की जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से कि शायद उसका आदेश दे दिया जाए। लेकिन ये सब बातें तभी हो सकती हैं जब चुनाव आयोग की हरी झंडी मिल जाएगी, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। हालांकि ये जो मंदिर है बहुत पुराना मंदिर है और बहुत मान्यता यहाँ पर है। नवरात्रि के समय में खासतौर पर यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। उसको देख करके लगता है कि मंदिर प्रशासन है या स्थानीय जो प्रशासन है उसकी तरफ से जो लापरवाही हुई है उसके कारण इतनी भयंकर जानों का नुकसान हुआ है, माल की नुकसानी हुई है। जी ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इस घटना पर गहरा दुख जताया है, संवेदना प्रकट की है जो विक्टिम्स हैं उनके लिए। और इधर मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने भी न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं और राहत और बचाव का काम जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि देश की विविधता कुछ लोगों की सनक की वजह से नहीं बदल सकती। पहले अर्जुन सिंह मेमोरियल लेक्चर में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ संख्या बल से नहीं बल्कि सहमति बनाने से भी जुड़ा है। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर बढ़ते खतरे पर चिंता जताई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बहुलवाद और सहिष्णुता को भारतीय सभ्यता का प्रतीक बताया। साथ ही आगाह किया कि कुछ हठी लोगों की सनक की वजह से इसे कल्पना में बदलने नहीं दिया जा सकता। दिल्ली में पहले अर्जुन सिंह मेमोरियल लेक्चर में उन्होंने कहा कि एक बहुलवादी लोकतंत्र में नागरिकों और खासकर युवाओं के मन में सहिष्णुता के मूल्य, विपरीत विचारों का सम्मान और धैर्य स्थापित करना महत्वपूर्ण है। Diversity of our country is a fact. This cannot be turned into fiction due to the whims and caprices of a few individuals. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मौजूदा समय में लोकतंत्र, विविधता और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को खतरे का सामना करना पड़ रहा है। यह सचमुच एक चिंता की बात है कि लोकतंत्र, बहुलतावाद और सेक्युलर मूल्यों पर खतरा आज बढ़ता जा रहा है। इस मौके पर देश की शिक्षा प्रणाली में आगे की सोच और आधुनिकता की बुनियाद को मजबूत करने में अर्जुन सिंह के योगदान को भी याद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें। असम में दूसरे और आखिरी दौर की 61 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इसके लिए प्रचार का शोर कल शाम थम गया। अब नेता घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में भी पहले चरण के दूसरे दौर की 31 सीटों के लिए कल मतदान होना है। असम विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के उम्मीदवारों के लिए शनिवार प्रचार का आखिरी दिन था। 11 अप्रैल यानी सोमवार को राज्य की 61 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इन सीटों पर कुल 523 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
इनमें से 477 पुरुष और 48 महिला उम्मीदवार हैं। दूसरे दौर में 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता 12,698 पोलिंग बूथों पर मतदान करेंगे। इस दौर में गुवाहाटी, नगांव और मोरीगांव समेत निचले और मध्य असम के इलाकों में मतदान होना है। कोकराझार में भी इसी दौर में मतदान होना है। सत्तारूढ़ कांग्रेस 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी 35 और इसकी सहयोगी एजीपी 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीजेपी के साथ किस्मत आजमा रही बीपीएफ 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एआईयूडीएफ 47 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव आयोग ने इन इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पहले चरण के तहत असम की 65 सीटों के लिए 4 अप्रैल को वोट डाले गए थे। अब तक सेकेंड फेज़ के इलेक्शनिंग में कोई खास अनटोवर्ड घटना नहीं हुई है और हमारी जो सारी इलेक्टोरल मशीनरी है वो सारे प्रिकॉशन ले रही है कि एक पीसफुल और एक फ्री एंड फेयर पोल सेकेंड फेज़ में भी संपन्न हो। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भी पहले दौर के दूसरे हिस्से के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। यहां सोमवार को 31 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस दौर में 70 लाख से ज्यादा वोटर हैं। इनके लिए करीब 8,500 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इस दौर में पश्चिम मेदिनीपुर जिले की 13 सीटें, बांकुरा जिले की 9 सीटें, बर्दवान जिले की 9 सीटें शामिल हैं। इन सीटों के लिए कुल 163 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 21 महिलाएं भी शामिल हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, गुवाहाटी। और इसी बीच चुनाव आयोग ने असम और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान तक राजनीतिक विज्ञापन के प्रकाशन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। आयोग ने यह कहा है कि दोनों राज्यों में 10 अप्रैल और मतदान के दिन 11 अप्रैल को उसकी पूर्व अनुमति के बिना समाचार पत्रों में कोई राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं होंगे। आयोग ने पिछले हफ्ते भी दोनों राज्यों में पहले चरण के मतदान से पहले इसी तरह के निर्देश जारी किए थे। और बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल कल चुनाव आयोग से मिला। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहले दौर में ओवर पोलिंग से कई सवाल खड़े हुए हैं। पार्टी ने बाकी बचे दौर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग की। बीजेपी ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि वो आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं। कोई भी जो सरकारी अधिकारी है, अगर वो पूरी तरह से उसके बारे में सच्चाई और परसेप्शन दोनों हो कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा है, तो निश्चित तौर से स्वतंत्र और भयमुक्त और माहौल में चुनाव में बाधा पड़ती है। और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर डीएमके आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। चेन्नई में पार्टी प्रमुख एम करुणानिधि घोषणा पत्र जारी करेंगे। पार्टी ने वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री टीआर बालू की अगुवाई में घोषणा पत्र तैयार करने के लिए एक पैनल गठित किया था। इस बार कांग्रेस और डीएमके राज्य में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता ने कल चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। उन्होंने आरके नगर में एक रैली की और इसी सीट से जयललिता चुनाव लड़ रही हैं। जयललिता ने शराब पर रोक लगाने का वादा भी किया है। उन्होंने कहा कि दोबारा सत्ता में आने पर वो चरणबद्ध तरीके से शराब बेचने पर रोक लगाएंगी। और तमिलनाडु में जीके वासन की अगुवाई वाली तमिल मनीला कांग्रेस डीएमडी के पीपल्स वेलफेयर फ्रंट में शामिल हो गई। गठबंधन में शामिल सभी दलों के बीच सीट बंटवारे पर समझौता भी हो गया है। इसके तहत डीएमडी के 104 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एमडीएमके 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। तमिल मनीला कांग्रेस को 26 सीटें मिली हैं, तो वहीं बीसीके, सीपीएम और सीपीआई 25-25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। डीएमडी के नेता विजयकांत गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। एक जिंदगी जो समर्पित रही बचपन को। मेरे स्कूल का पहला दिन ही मेरी आत्मा को जगाने वाला दिन था। जिनकी आंखों में आज भी एक सपना पलता है। क्यों कई बच्चे काम करने के लिए पैदा होते हैं और हम जैसे बच्चे सपने देखकर बड़े बनने के लिए पैदा होते हैं। मिली शख्सियत में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी से सिर्फ
राज्यसभा टीवी पर। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। চলো, একলা চলো, একলা চলো। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। श्रीनगर एनआईटी में तनाव खत्म करने की कोशिशों के बीच दिल्ली से श्रीनगर के लिए तिरंगा लेकर रवाना हुए दल को जम्मू कश्मीर सीमा पर रोक दिया गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा कि छात्रों की ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं, ऐसे में गतिरोध अब समाप्त हो जाना चाहिए। उन्होंने में हालात सामान्य होने की उम्मीद भी जताई है। इधर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनआईटी को शिफ्ट करने की मांग खारिज कर दी है। श्रीनगर एनआईटी में गैर कश्मीरी छात्रों के समर्थन में देश के कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। ये लोग छात्रों को पूरी सुरक्षा देने और उन पर लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं। छात्रों के समर्थन में कल एक दल दिल्ली से तिरंगा यात्रा लेकर श्रीनगर के लिए रवाना हुआ, लेकिन उन्हें जम्मू कश्मीर की सीमा पर लखनपुर में रोक दिया गया। कि हमें रोक लिया गया है, पर इससे हमारा जज्बा या जुनून कुछ भी कम नहीं होने वाला है। हमारे हायर अथॉरिटी का जो हमें हुक्म है कि इनको फिलहाल जो है विदाउट किया जाए इधर, और अकॉर्डिंगली इसको देखेंगे कल तक क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन अभी तक तो यही है कि इनको इधर रोका जाए। उधर जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर श्रीनगर में कल मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें एनआईटी का मुद्दा भी उठा, लेकिन इसे ज्यादा तूल नहीं देने की बात कही गई। लॉ एंड ऑर्डर पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम टीम वर्क कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट किया गया और इंशाल्लाह आगे भी हम कोशिश करेंगे लोगों को, आवाम को मुश्किलात ना। एनआईटी का मसला बच्चों का झगड़ा है, उसको ज्यादा कोई इसमें तूल नहीं देना चाहिए। इस बीच गैर कश्मीरी छात्रों की जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह, शिक्षा मंत्री नईम अख्तर, एचआरडी की टीम और संस्थान के निदेशक से मुलाकात हुई। हालांकि छात्रों की एनआईटी शिफ्ट करने की मांग को खारिज कर दिया गया, लेकिन छात्रों की सुरक्षा, आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई और शिक्षण से जुड़े दूसरे मुद्दों को सुलझाने का भरोसा दिलाया गया है। देखिए, जो बच्चे आए थे वो काफी सेटिस्फाई होके गए हैं और लगता है कि इसका जल्दी हल निकल जाएगा। आशा है कि सोमवार तक काफी चीजें जो है डाइल्यूट हो जाएंगी और नॉर्मल हालात हो जाएंगे। सोमवार को एग्जाम एनआईटी है, उसमें अमन आए और बच्चे पढ़ सकें और अच्छे माहौल में रहें। जम्मू कश्मीर सरकार ने मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी बनाई है। 31 मार्च को भारत वेस्टइंडीज मैच के बाद श्रीनगर एनआईटी में कश्मीर और दूसरे राज्यों के छात्रों के बीच झड़प हो गई थी। मंगलवार को विरोध कर रहे गैर कश्मीरी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। उसके बाद से ही संस्थान में तनाव का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित जिले सुकमा में कल 122 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। समर्पण करने वालों में 11 महिलाएं शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 51 जन मिलिशिया सदस्य, 33 DAKMS सदस्य, 12 CNM सदस्य और 4 आदिवासी बालक संगठन के सदस्य शामिल हैं। इनमें से कई नक्सलियों पर सरकार ने इनाम घोषित किए थे। समर्पित नक्सलियों में 5 के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया था। वहीं कई थाना क्षेत्रों में इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए अपने हिस्से की रकम जारी कर दी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कल 12,230 करोड़ रुपए जारी किया। इसका उपयोग बकाया मजदूरी चुकाने और नई मजदूरी का पैसा देने में होगा। अधिकारियों के मुताबिक पहली बार मनरेगा में एक साथ इतनी बड़ी रकम जारी की गई। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि केंद्र सरकार मनरेगा के लिए पर्याप्त रकम जारी नहीं कर रही। कोर्ट ने सूखा पीड़ित राज्यों में योजना के तहत हुए खर्च का ब्यौरा भी मांगा था। और कर्नाटक और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में सूखे और पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। कर्नाटक में कई इलाकों में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और मजबूरी में गांव घर छोड़कर जा रहे हैं। सूखे हैंडपंप, प्यासी नहरें और खाली पड़े जलाशय, ये तस्वीरें हैं कर्नाटक के बेल्लारी और गुलबर्गा की, जहां लोग इस समय भीषण सूखे और पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में काफी दिक्कत हो रही है। लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि पानी के लिए 10 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। 3 किलोमीटर दूर से
वाटर हाउस पानी नहीं पीने का पानी नहीं आता। एक महीने को 2 टाइम छोड़ता हूँ। इंसानों के साथ ही मवेशियों को भी पानी नहीं मिल रहा है। इसके चलते ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। लोगों का कहना है कि सूखे के चलते पहले फसल चौपट हो गई और अब पानी की कमी की वजह से वो अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। इसी में हमारे गांव के अंदर पानी तो नहीं मिल रहा। जानवर को लाना रहे तो कड़वी अगर लाना रहे तो भी कहाँ भी नहीं मिल रहा हमारे को। और जानवर पैसा पालेंगे हम, कैसा इंसान बचे नहीं गए हम, और हम कैसा करेंगे हमको तो मालूम नहीं गिर रहा है। बम्बई पुणे ऐसा कहाँ पेड़ भरते वहाँ जा रहे हैं। महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश इलाका भीषण सूखे की मार झेल रहे हैं। लातूर, परभणी, अकोला और बीड़ जिले में ज्यादातर डैम सूख चुके हैं। टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई हो रही है। धार्मिक नगरी नासिक में गोदावरी नदी में नाम मात्र पानी बचा है। रामकुंड पूरा सूख चुका है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। रामकुंड में पानी नहीं है, बहुत अफसोस हो रहा है। इधर आके हम लोग अस्थि जो है वो इधर एक डबके में जाके डुबा है। हमको नहीं मिल रहा, हमको इधर शांति नहीं मिल रहा है। हम लोग सूखे की मार सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक तक ही नहीं है। बुंदेलखंड इलाके के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना समेत 9 राज्य सूखे की चपेट में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 13 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र में पहली बार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में बाबा साहेब की 125वीं जयंती के मौके पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया जाएगा। इसमें सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए असमानताओं से लड़ने पर चर्चा होगी। ये कार्यक्रम बाबा साहेब के जन्मदिन से एक दिन पहले मनाया जाएगा। और पाकिस्तान में अर्धसैनिक बलों ने 3 दिन तक चली कार्रवाई में 34 बलोच विद्रोहियों को मार गिराने का दावा किया है। बलूचिस्तान के गृह मंत्री सरफराज अहमद बुख्ती के मुताबिक अर्धसैनिक बलों ने विद्रोही नेता अब्दुल नबी बंगुलजई को भी मार गिराया। अब्दुल नबी विद्रोही संगठन यूनाइटेड बलोच आर्मी का मुख्य कमांडर था। सुरक्षा बलों को मौके से बड़ी तादाद में असलाह, गोला बारूद और 30 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पिछले 1 दशक के दौरान बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए आंदोलन चल रहा है और इसी बीच सरकार और विद्रोहियों के बीच संघर्ष में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन किया है जिसमें इंटेलिजेंस हमें मिली थी उन लोगों की जिन्होंने साने मस्तूम किया था, और उन पर हमने 2 दिन कंटिन्यूसली हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया और उसमें 34 के करीब लोग मारे गए हैं, जिसमें उस कैंप का कमांडर गुलाम नबी बंगुलजई भी शामिल है। अफगानिस्तान में सरकार के अंदर जारी गतिरोध की खबरों के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी शनिवार को काबुल पहुंचे। केरी राष्ट्रपति अशरफ गनी यूसुफजई और सीईओ अब्दुल्लाह से मुलाकात की। इस मौके पर केरी ने कहा कि दोनों नेता अपने मतभेद भुलाकर देश के हित में मिलकर काम करें। केरी ने तालिबान को एक बार फिर शांति वार्ता की पेशकश की। केरी ने अफगानिस्तान में भारत की भूमिका की तारीफ की और कहा कि भारत क्षेत्र की स्थिरता में अहम योगदान दे रहा है। This agreement ends. This is an agreement for a unity government, the duration of which is 5 years. Now, the agreement did mention the effort to try to have potential of a Loya Jirga at some point within 2 years. That was a goal. बेल्जियम पुलिस ने शुक्रवार को एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए शख्स मोहम्मद अब्रिनी पर पेरिस में नवंबर 2015 में हुए आतंकवादी हमलों में शामिल होने का आरोप है। 22 मार्च ब्रसेल्स के हवाई अड्डे पर हुए आतंकी हमले के दौरान सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध हैट पहने नजर आया था। पुलिस को शक है कि यह आदमी मोहम्मद अब्रिनी हो सकता है। ब्रसेल्स आतंकी हमलों के बाद पुलिस ने छानबीन के दौरान एक अपार्टमेंट से डीएनए सैंपल लिया था। इसके आधार पर यह गिरफ्तारी हुई और इसी बीच बेल्जियम पुलिस ने ब्रसेल्स हमले के 6ठे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। और अल साल्वाडोर में पनामा पेपर लीक मामले में विवाद में फंसी लॉ कंपनी मोज़ेक फोंसेका के दफ्तरों पर शनिवार को छापेमारी की गई। छापेमारी में कंपनी के दफ्तर से कागजात और कंप्यूटर जब्त किए गए। इस मुद्दे पर फ्रांस और पनामा के बीच
रिश्तों में खटास बढ़ गई है। इधर इस्तीफे की मांग से घिरे ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि वो अपनी आय और संपत्ति से जुड़े सभी ब्यौरे सार्वजनिक करेंगे। अल सल्वाडोर में शनिवार को अटॉर्नी जनरल अपनी टीम के साथ कोलोनिया एस्कालोन स्थित मोज़ेक फोंसेका के दफ्तर पहुंचे। अटॉर्नी जनरल ने वहां से 20 कंप्यूटर और बड़ी तादाद में कागजात जब्त किए हैं। हालांकि इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पनामा लीक से जुड़े दस्तावेजों में अब तक अल सल्वाडोर के 33 लोगों के नाम सामने आए हैं। En este momento no podemos hablar de qué delitos. Lo que sí es que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo e incautar esta información para examinarla desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista legal. इधर पनामा पेपर लीक के बाद विवादों में घिरे ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहीं। विपक्ष प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। शनिवार को लंदन में उनके खिलाफ प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। इसके बाद कैमरन ने कहा कि उन्होंने इस मामले में अपना पक्ष सही से नहीं रखा। उन्होंने कहा कि वो जल्द अपने सभी टैक्स ब्यौरे सार्वजनिक करेंगे। I know that I should have handled this better. I could have handled this better. I know there are lessons to learn and I will learn them. And don't blame number 10 Downing Street or nameless advisors. Blame me. And I will learn the lessons. इधर फ्रांस ने पनामा को टैक्स चोरी से जुड़े देशों की काली सूची में डाल दिया है। इसके बाद दोनों देशों के बीच विवाद गहरा गया है। पनामा के राष्ट्रपति कार्लोस वरेला ने फ्रांस की आलोचना करते हुए इसे एक तरफा और गलत कदम बताया है। Yo quiero dejar bien claro el día de hoy que la medida tomada por el gobierno de Francia es una medida equivocada e innecesaria, más aún cuando se dio una comunicación entre ambos jefes de Estado. हालांकि कार्लोस वरेला ने दावा किया है कि पनामा मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने बुधवार को दमिश्क की सीमेंट फैक्ट्री से अगवा किए गए मजदूरों को रिहा करने की बात कही। इस्लामिक स्टेट समर्थक अक्स समाचार एजेंसी पर जारी वीडियो में इस्लामिक स्टेट ने कहा कि 170 लोगों को छोड़ा जा रहा है। इससे पहले खबर यह आई थी कि इस्लामिक स्टेट ने अगवा किए गए लोगों की हत्या कर दी है। इस्लामिक स्टेट की वीडियो में इन लोगों को चलते फिरते दिखाया गया है। इस्लामिक स्टेट ने राजधानी दमिश्क के नजदीक एक सीमेंट फैक्ट्री से 300 से ज्यादा मजदूरों को अगवा कर लिया था। और अब चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। केरल के कोल्लम में मंदिर में लगी आग, 80 की मौत, 200 से ज्यादा झुलसे। घटनास्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री ने हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। राष्ट्रपति ने विविधता और सहिष्णुता को बताया भारतीय समाज की विशेषता। कहा लोकतंत्र सिर्फ संख्या बल नहीं, सहमति बनाने से भी जुड़ा है। सोनिया गांधी ने लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर बढ़ते खतरे पर जताई चिंता। असम के 61, पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर मतदान कल। चुनाव आयोग ने मतदान तक समाचार पत्रों में राजनीतिक विज्ञापन पर लगाई रोक। आज जारी होगा डीएमके का घोषणा पत्र। जम्मू कश्मीर सीमा पर रोका गया तिरंगा ले जा रहे युवाओं का काफिला। उप मुख्यमंत्री ने सोमवार तक हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई। एनआईटी को श्रीनगर से शिफ्ट करने की मांग खारिज। और छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित सुकमा में 122 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। हथियार डालने वालों में 11 महिलाएं, 9 पर था 1-1 लाख का इनाम। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए खास कार्यक्रम मीडिया मंथन।